एथिक्स, उसमें कोई डाउट तो आपको होता ही नहीं। अरे देख रहे होगी नहीं आप लोग। देन सेकंड दिया है गाइडलाइंस टू एंश्योर वर्कप्लेस एथिक्स। कितने गाइडलाइंस थे? 3 एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट्स क्लियर है। फोर्थ क्या दिया? वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द एक्रोनिम? राम से पहले दशरथ क्राउंड। ऑल द 5 discriminatory practices. No doubt. बढ़ो आगे। Harassment, there are 2 types. We have discussed it. Then importance of ethical behavior at workplace. The acronym is DUSTER. Yes or no? And last one, various ethical issues faced by an individual at workplace. कितने ethical issues देखे थे? 4. पहला क्या था? Business relationship. Second, conflict of interest. Third, fairness and honesty. And number 4, communications. इन चारों का जो मीनिंग दिया है सबको क्लियर है? बढ़ो आगे। पक्का? Okay. So now the last chapter, that is ethics in accounting and finance. Come to page number 181. पेज नंबर 181 पर आप आ जाओ। The chapters that we have discussed so far in ethics. First chapter कौन सा था? Principles of business ethics. उसमें इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा है? एथिक्स में अलग अलग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका टर्म्स, टर्मिनोलॉजी वी हैव स्टडीड, जिसमें एथिक्स का मीनिंग देखा है, बिजनेस एथिक्स क्या है देखा है, महात्मा गांधी 7 सोशल सिंस, 5 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारे पॉइंट्स देखे ना? यस और नो? देन चैप्टर नंबर 2 क्या था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस साइड में हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इमीडिएटली आंखों के सामने क्या आना चाहिए? द 2 वर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, यूज ऑफ रिसोर्सेस, फॉर्मल सिस्टम। Corporate social responsibility, 3 words. So we can say people, community, that is society, or and environment. 3 points. People को respect, community की तरफ relationship, and environment की तरफ responsibility. 3 words, 3. I hope it is clear. Then chapter number 3 क्या था? जो कल हम परसों हमने कंप्लीट किया, workplace ethics. Workplace ethics का मेन कोर क्या है? कि workplace ethics किसको फॉलो करना है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को फॉलो करना है, एक दूसरे के रिलेशनशिप के साथ भी, एंड प्लस विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, बिजनेस रिलेशनशिप में भी फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था एनवायरमेंट एथिक्स, जिसमें हमने देखा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अलग अलग टर्म्स वहां पर स्टडी किए। दैट इज वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वी हैव स्टडीड रिसोर्स डिप्लीशन, वी हैव स्टडीड व्हाट इज, बोलो, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेस, वी हैव स्टडीड एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन। उसके बाद हमने स्टडी किया इकोलॉजिकल एथिक्स क्या है? यस और नो? इकोलॉजी। देन वी हैव स्टडीड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। वी आल्सो हैव स्टडीड ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम। ग्रीन अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से कैसे अलग है वो देखा है? यस और नो? And the last term that we have studied in that chapter was what are the benefits of eco-friendly business practices. मतलब eco-friendly practice आप follow करोगे तो क्या फायदा होगा? चैप्टर नंबर 4 के लिए अलग अलग प्रोवर्ब्स दिए हुए, चैप्टर नंबर 3 में भी दिया, हर चैप्टर के लिए एक प्रोवर्ब है। Whenever you are preparing your notes back at home, you have to, हर क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन जो दिया है, you have to assume as if this question has come in the exam, and how will I present this answer for 4 marks. I'll use proverb, I'll write in points. You can use Google. I'll again say, the proverbs given to you are only illustrative, not exhaustive. You can use your own mind related to those particular proverbs. जैसे कि business ethics को लेकर आप Google से और भी proverbs निकाल सकते हो। Same thing for महात्मा गांधी 7 social sins. Same thing for 5 sources of ethical standards. Workplace ethics के लिए भी, corporate governance के लिए, हर एक के लिए आपको n number of proverbs मिलेंगे। जो best proverb होगा, और मैं कहूंगा जो बेस्ट आपको सूट हो, आपको इजी लगे,
और कन्विंसिंग लगे उस प्रोब को सिलेक्ट करो और उसको आपके आंसर्स में यूज करो, मुझे दिखाओ. शो मी when you write an answer of a particular chapter, just get it checked from me. Sir, can I use in this manner? Probes कहां पर लिखना है? In the beginning or at the end? Is that clear? 1 to 5 chapters में 5th chapter क्या देखा था हमने? Ethics in marketing and consumer behavior. Ethics in marketing and consumer behavior. Correct? इस साइड में आ जाओ. एथिक्स इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर की जब मैं बात करता हूं, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स. एक तो एथिक्स इन मार्केटिंग, एथिक्स इन कंज्यूमर बिहेवियर. मार्केटिंग का एथिक्स में 4 रीजंस हमने देखा था व्हाई वी रिक्वायर एथिक्स इन मार्केटिंग. कंज्यूमर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कंपटीशन क्या है. वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002. यस और नो? वी हैव स्टडीड द पैरामीटर्स ऑफ कंपटीशन लॉ. कितने पैरामीटर्स है? 3 पैरामीटर्स है. पहला कौन सा था? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. दूसरा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. एंड थर्ड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन, डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. इन तीनों पर उधर बैठो उस साइड में, इधर मत बैठो, यहां पर जगह नहीं है. दिस प्लेस हैज बीन लेफ्ट वैकेंट फॉर द कैमरा. सिट डाउन. उन तीनों कंसेप्ट्स पर, abuse of dominant position, anti competitive agreements and combination, इन तीनों पर हमने क्या देखा? एग्जांपल्स देखे हुए. कंज्यूमर राइट्स को जब हमने डिस्कस किया था, वी हैव स्टडीड फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट एंड एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. दोनों में से डेफिनेशन वाइडर कहां पर है? कॉम्पिटिशन एक्ट में. कंज्यूमर फॉर गुड्स कौन होगा? बोलो. कंज्यूमर गुड्स के लिए एक तो पर्सनल यूज, फिर रीसेल, कमर्शियल पर्पस. करेक्ट. एंड सर्विसेज के लिए ओनली पर्सनल यूज एंड कमर्शियल पर्पस. रीसेल नहीं होगा. एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कौन है? ओनली फॉर पर्सनल यूज, गुड्स और सर्विसेज. फिर हमने कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट में डिफरेंस देखे थे, कुछ 5 to 6 डिफरेंसेस. कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट इस टर्म में वाइडर टर्म कौन सा है? विच इज अ वाइडर टर्म? पब्लिक इंटरेस्ट. आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड इन दैट पर्टिकुलर 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस ने हर मेंबर कंट्री के लिए ऑब्लिगेशन मैंडेटरी किया है. इन 8 राइट्स में से 2 राइट्स इंडिया में प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है. राइट टू बेसिक नीड्स एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. अ पर्सन हैज टू चूज ऑफ हिज ओन, उसे खुद अपने लिए देखना है. बट बाकी 6 राइट्स को प्रोटेक्ट करने का गवर्नमेंट का ड्यूटी है. मतलब द 3 टायर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैव द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट दिस 6 राइट्स. यस और नो? चैप्टर नंबर 5 इज ओवर. ऑन पेज नंबर 181 इफ यू सी चैप्टर नंबर 6 का हेडिंग क्या दिया? एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. मतलब मैं कहूंगा ये चैप्टर आप समझ के चलना, हर एग्जाम में इसके ऊपर कम से कम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आना ही है. 20 मार्क के एथिक्स में इस चैप्टर पर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर आ जाते तो लगभग 8 मार्क्स. तो वी कैन से ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एथिक्स पेपर विल बी कवर्ड ऑन दिस चैप्टर. रीजन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक्सपर्ट कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस में क्या क्या एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है वो इस चैप्टर में दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू सी ऑन द last page of this chapter, that is on page number 187. In all, there are 6 questions on this chapter with a proverb. Proverb क्या लिखा है वहां पर? A business that makes nothing but money is a. जब तक कोई बिजनेस कमाए हुए पैसों का प्रॉपर हिसाब किताब नहीं रखता है, उस कमाए हुए पैसों का प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन नहीं रखता है, सिर्फ पैसा कमाता है, तो वो बिजनेस लंबे समय तक गोइंग कंसर्न नहीं रह सकता. बिकॉज अकाउंटिंग इज मस्ट. जब आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो, यू हैव टू हैव योर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंसेप्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर. इफ यू डोंट हैव दैट, in that case the business is not going to survive for a longer time. The meaning of the proverb क्या लिखा है? The business that makes nothing but money is a poor kind of business. सिर्फ प्रॉफिट कमाना से कोई बिजनेस ग्रो नहीं होता है. प्रॉफिट कमाने के बाद उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, तब जाके वो बिजनेस ग्रो होगा. और इस चैप्टर में वही बताया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे हेल्प करना है
और उसको क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं व्हेन इज ट्राइंग टू फॉलो द अकाउंट, और वी कैन से एथिकल वैल्यूज। एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मतलब ऑडिट में आप पढ़ोगे उसे कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या कहते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। देखो किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का जब आप ऑडिट करते हो एज ऑडिटर, उस फर्म का या उस कंपनी का बैलेंस शीट P&L बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। उस फर्म का और उस कंपनी का बैलेंस शीट P&L बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उस फर्म की होती है। एज अ ऑडिटर आपका ड्यूटी होता है वो बैलेंस शीट P&L जो बनाया है उसको वेरीफाई करना और देखना कि बैलेंस शीट P&L क्या सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मेंटेन हुआ है कि नहीं, वहां पर कोई एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा तो नहीं दिख रहा है। मतलब ऑडिटर उस बैलेंस शीट P&L पर अपना ओपिनियन देता है। क्या देता है? ओपिनियन। और देता है, अगर ओपिनियन सही होगा, बैलेंस शीट P&L क्लीन है, तो उसे कहते हैं क्लीन रिपोर्ट। क्या कहते हैं? क्लीन रिपोर्ट। मतलब कोई गलतियां नहीं है, क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं। अगर गलतियां होगी तो होगा क्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर गलती नहीं है क्लीन रिपोर्ट। और ऑडिटर उसको कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू। एक चार्टर अकाउंटेंट को दो एरियाज में स्कोप होता है आफ्टर कंप्लीटिंग इज सीए। वन इज इनटू प्रैक्टिस, सेकंड वन इज इनटू जॉब। प्रैक्टिस में जाओ या जॉब में जाओ, दोनों जगह पर आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं एज अ सीए जो फॉलो करने। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस में कहो या जॉब में कहो फॉलो नहीं करेगा, ही वोंट बी ट्रीटेड एज अ एथिकल प्रोफेशनल, और many times he will be involved in some, we can say, unethical behavior if he does not follow the fundamental principles. So before going for the chapter number 6 ka question number 1 discussion, we have to understand which are the fundamental principles a CA must follow. So you see on page number 183 question number 4 लिखा है आपके नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग क्या दिया? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एथिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से सीए को फॉलो करना है, वेदर इज इनटू प्रैक्टिस और इनटू जॉब। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? अब देखो वहां पर कुछ 5 प्रिंसिपल्स दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल दिया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। आप वहां पर लिखो आगे इंटीग्रिटी का मीनिंग, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर वक्त ऑनेस्ट रहना है अपने काम में, एंड ही हैज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटीग्रिटी का मतलब क्या दिया? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। इज दैट क्लियर? सेकंड क्या दिया प्रिंसिपल? सेकंड प्रिंसिपल, प्लीज गेट इन्वॉल्व विथ मी। सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। उसका मीनिंग आप लिखो आगे, दैट इज अनबायस्ड ओपिनियन। ओपिनियन कैसे देना है? अनबायस्ड ओपिनियन, मतलब उसे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए देना है। देन थर्ड क्या दिया है? अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मिला? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है सीक्रेसी। उसे क्लाइंट के सीक्रेट्स क्या करने? मेंटेन करने, छुपाने। नंबर 4 द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आप लिखो अपडेटेड, अपडेटेड विद द करंट स्किल्स, updated with the current skills and knowledge, updated with the current skills and knowledge. Clear है? फिफ्थ प्रिंसिपल क्या लिखा है? प्रोफेशनल बिहेवियर। उधर आप लिखो दैट इज प्रोफेशनल कर्टसी, कहते हैं उसे कर्टसी, COURTESY। प्रोफेशनल कर्टसी उसे क्या करना है? फॉलो करना है। इन सारे 5 प्रिंसिपल्स को हमें पहले समझना है वन बाय वन। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। रीड दैट वंस ऑल ऑफ यू। मैंने उसका मीनिंग दिया आपको, क्या दिया? ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। यू रीड देन आई विल एक्सप्लेन दैट। रीड ओनली दैट फर्स्ट प्रिंसिपल। पढ़ना हो गया? रुक जाओ, आई विल डिस्कस विद यू। रीड ऑन योर ओन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझता है तो पूछ लो व्हाइल यू रीड। अडरेंस मतलब फॉलो, स्टिक टू।
पढ़ा है आपने? उसमें थर्ड लाइन यू अंडरलाइन, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल हेल्प टू कंप्लाई विद द, क्या दिया? इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स। मतलब जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी फॉलो करना है तो कौन से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज उसे फॉलो करने हैं? 5 पॉइंट दिए वहां पर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, तो इस अवॉइड एक्टिविटीज विच कुड अफेक्ट गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू हाईलाइट दैट वर्ड अवॉइड एक्टिविटीज। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां से वो जुड़ा है, अगर वो प्रैक्टिस में है तो अपना फर्म, जॉब में है तो वो कंपनी, उसके गुडविल को क्या हो? इंपैक्ट हो। मतलब अनएथिकल बिहेवियर नहीं करना है। नंबर 2 क्या लिखा है? रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज विच कुड डैश एडवर्सली अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां से वो जुड़ा है उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को उसे क्या करना चाहिए? अचीव करने के लिए मदद करना चाहिए। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है। याद है क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? तो आप उसके रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज जो दिया ना, उसके एंड में लिखो दैट इज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहला था अवॉइड एक्टिविटीज, दूसरा था अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, कोई बोलेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब इंडिविजुअल वैल्यूज को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या मिलता है? प्रायोरिटी मिलता है, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज करे। यस और नो? थर्ड क्या लिखा है? एडवर्स मतलब क्या? रॉन्ग, नेगेटिव। कम्युनिकेट नेगेटिव एंड फेवरेबल इंफॉर्मेशन विद दोज कंसर्न। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा होगा या गलत अच्छा हो रहा होगा, दोनों बातों को उसे क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। मतलब ट्रूली एंड ट्रांसपेरेंटली जो भी बात है वो कम्युनिकेट करनी है। सो कम्युनिकेट एडवर्स एंड फेवरेबल इंफॉर्मेशन विद दोस कंसर्न में आप लिखो ट्रांसपेरेंसी। सही हो या गलत हो, जो भी है वो उसे कम्युनिकेट करना है ना। मतलब ही हैज टू फॉलो ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्या दिया? अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे वो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो। एंड लास्ट वन दिया है रिफ्यूज फेवर्स और गिफ्ट्स विच कुड इन्फ्लुएंस एक्शन टेकन और टू बी टेकन। इसको जाकर हमें आगे देखना है। इसमें फैमिलियरिटी थ्रेट आता है। ये क्या इसका मीनिंग है? सोचो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है, उसका बर्थडे है, क्लाइंट ने उसे बुके ला कर दिया, बुके बर्थडे का। वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, ही कैन एक्सेप्ट इट, सेम थैंक्स, गिव हिम अ लेटर, थैंक यू। क्लाइंट ने बुके ला कर दिया। सीए का बर्थडे है, क्लाइंट ने उसे मर्सिडीज गिफ्ट दी। दाल में कुछ काला है, बिकॉज जब मर्सिडीज गिफ्ट दी है तो मतलब डेफिनेटली मर्सिडीज से बड़ा काम होने वाला है। मतलब अनएथिकल बिहेवियर के लिए कभी ना कभी उस सीए को टेम्प्ट किया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? रिफ्यूज फेवर्स और गिफ्ट्स विच कुड इन्फ्लुएंस एक्शन टेकन और टू बी टेकन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अक्सर इन इज प्रैक्टिस और इन जॉब काफी, हम कह सकते हैं, ल्यूक्रेटिव और उसे लुभावने ऑफर्स आएंगे क्लाइंट्स की तरफ से, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसकी तरफ से, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो सीए उनकी बातों को छुपाए, नजरअंदाज करे और क्लीन रिपोर्ट दे। A chartered accountant is accountable to the shareholders of a company and to the directors of the company who appoint him. That is most important, shareholders of the company who are owners of the company. Or he is accountable to the what? Public also. तो उसे अपने काम में किसी भी तरह का अनएथिकल बिहेवियर इन्वॉल्व नहीं करना है। इन 5 में से एक भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, दैट इज ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सबको समझा है? सेकंड प्रिंसिपल क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिविटी। अब ये कैसे होता है सुन लो। ऑब्जेक्टिविटी में मैंने आपको लिखा दिया है अनबायस्ड ओपिनियन। इसका एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ का, you'll understand, you'll clearly relate that with that. मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा हूं, बैंक का ऑडिट मैंने कंप्लीट कर दिया। बैंक्स का जब ऑडिट होता है, ऑडिट होने पर मुझे एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट बॉडी को एंड आरबीआई को सेंड करना होता है। जब आरबीआई को मैं रिपोर्ट सेंड कर रहा हूं तो बैंक को डर लग रहा है कि हमारे बैलेंस शीट के अंदर काफी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, एनपीएज है, मतलब जो लोन दिया हुआ है उस लोन का पैसा रिकवर नहीं हुआ है।
क्योंकि बैंक के मैनेजमेंट बॉडी ने जितना भी लोन दिया है वो अपने रिश्तेदारों को बांटा है और वो लोन वापस रिकवर नहीं हुआ है। अब मैंने ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी बातों को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने पर मैंने रिपोर्ट बनाया, उसके अनुसार बैंक को स्टेटस मिलता है। जब मैं ये रिपोर्ट आरबीआई के पास सेंड करूंगा तो आरबीआई उस बैंक पर एक्शन लेगा, यस और नो। अब वो मैनेजमेंट बॉडी आकर मुझे मिलता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है, वो मुझे कहते हैं कुछ भी करो, रिपोर्ट आप आरबीआई के पास इस तरह से मत भेजो, एक क्लीन रिपोर्ट भेजो, ये हमारी इच्छा है। मेरा काम क्या है, टू गिव अनबायस्ड ओपिनियन। आई शुड नॉट गेट टेम्प्टेड फ्रॉम देयर ऑफर्स, दे विल ट्राई टू गिव मी मेनी ऑफर्स। इन दैट केस मेरा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मुझे रोकेगा और मुझे ये भूलना नहीं है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैव टू गिव अनबायस्ड ओपिनियन। अगर वो बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट, जो भी बैलेंस शीट पर मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूं, इट हैज टू बी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो क्या लिखा है वहां पर, पढ़ लो आप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स शुड नॉट अलाउ बायस, पर्सनल व्यूज, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड undue influence of themselves or other to override the business judgment. You underline next line. They should communicate information fairly and objectively in a transparent manner. सबको समझा? Transparent manner. I hope it is clear. अरे हाँ कि नहीं? दो प्रिंसिपल कौन से देखे? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीए प्रैक्टिस में उसके दो क्लाइंट्स है, ज्वेलर्स, दोनों ज्वेलर्स है, दोनों ज्वेलर्स एक दूसरे के टफ कॉम्पिटिटर्स है, दोनों का काम एक ही सीए के पास है, पुणे में ऐसे काफी लोग हैं। नाउ वो सीए ने फर्स्ट ज्वेलर का बैलेंस शीट पेंडल टैक्स ऑडिट का फाइनल कर दिया। टैक्स ऑडिट होता है, अभी आपने पीजीपीपी में पढ़ा होगा, 44A भी पढ़ा है नहीं, तो टैक्स ऑडिट उसने फाइनलाइज कर दिया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना दिया पहले ज्वेलर का। जब दूसरे ज्वेलर का फाइनलाइज कर रहा है तो दूसरे ज्वेलर को उस पहले ज्वेलर का सारा असेट, सारा टर्नओवर, सारा प्रॉफिटेबिलिटी बता दिया, चलेगा क्या? दोनों क्लाइंट उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक क्लाइंट के सीक्रेट्स किसी दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करने, बल्कि किसी के साथ नहीं करने, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पास ही रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट इसका मतलब ये नहीं, सुनो, क्लाइंट के यहां पर इनकम टैक्स का रेड हो गया, इनकम टैक्स स्क्रूटिनी रेड हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आप सीए हो तो आपको बता दिया, बोल दिया कि आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दो, आपने कहा नहीं नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हम आपको नहीं दे सकते, हम सिर्फ क्लाइंट को दे सकते, ऐसा अलाउड नहीं है। दो एक्सेप्शंस है, दो एक्सेप्शंस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। पहला एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, जब गवर्नमेंट का कोई लेजिस्लेशन आता है, रूल आता है जिसके तहत इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। दूसरा, उस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जिस ऑडिट टीम को उसने अपॉइंट किया है, आप आर्टिकल बनने के बाद आपको ऑडिट पर भेजा जाएगा, तो ऑडिट पर सी नहीं जाते, पहले कौन जाते हैं? आर्टिकल जाके टिक 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 करते, मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन करते, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते। अच्छा लगता है यार, कैसा होगा ना, मजा आता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम चेक करेंगे एंड ऑल दैट। 6 महीने बाद पता चलेगा आपको। तो जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप चेक करोगे तो आप उसको कहते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। आप उस तरह से उसको चेक करके किसे रिपोर्ट करोगे? आपके बॉस को। फिर आपके बॉस आएंगे और बॉस आने के बाद बॉस वहां पर उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ उस वाउचिंग वेरिफिकेशन जो आपने किया है, जो आपके क्वेरीज है, उसको सॉल्व करेंगे, अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे। मतलब अगर मैं बॉस हूं और मैं मेरे आर्टिकल क्लर्क्स को ऑडिट के लिए अपॉइंट कर रहा हूं, भेज रहा हूं, तो जो भी मेरा ऑडिट टीम है, मुझे उस क्लाइंट की सारी जानकारी ऑडिट टीम को देनी है, बिकॉज ऑडिट टीम को मैं जानकारी जब दे पाऊंगा तब वो अच्छी तरह से ऑडिट कर पाएंगे। मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दो लोगों से के साथ शेयर करना, एक है गवर्नमेंट का कोई लेजिस्लेशन रहा तो, या दूसरा आपका ऑडिट टीम, दैट इज सबऑर्डिनेट्स। सबको समझ रहा है? रीड दैट, क्या लिखा है? This requires accounting and finance professional to refrain. Refrain मतलब क्या? To stop, not to allow or to disallow. To stop from disclosing, क्या लिखा है? Confidential information related to their work. Such information may however be disclosed to number 1, subordinates, and ensure that they too maintain
confidentiality. And number two, when under legal obligation or because of some statutory मतलब lawful ruling, सबको समझ रहा है? Yes or no? दो बातें दी है. जो फर्स्ट में लिखा है ना, that they too maintain confidentiality, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बट आर्टिकल क्लर्क्स मेंटेन करते हैं क्या? नहीं करते. जैसे दोस्तों में कह रहे तुझे क्या बोलूं, मैं जहां पे ऑडिट को जा रहा हूं वो ऐसा है वैसा है वैसा है, शुरू हो जाते. कितना वो महत्वपूर्ण काम कर रहा है लाइफ का, वो बोलता है अरे वो जो जहां पे मैं ऑडिट में जा रहा हूं ना, वो एक बहुत बड़ा कंपनी है, हमारे तो मजे ही मजे है, क्या ऑफिस है उनका, अरे क्या सेल्स है, बाप रे क्या टर्नओवर है, शुरू हो जाता है. तो क्या लिखा है? subordinate and ensure that they too maintain confidentiality. So you have been taught this before you join articleship. Keep that in mind. Then fourth principle क्या दिया है? Principle of professional competence and due care. Now what is the meaning of it? Listen carefully. Again ये आपके लिए important है. हमारा सीए प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, मरते दम तक, शुरू से लेकर एंड तक आपको अपडेट रहना है. सीए बनने के बाद भी, मरने तक. जिस दिन आप अपडेट नहीं रहोगे उस दिन आप आउटडेटेड हो जाओगे. बिकॉज 1970s में भी जो सीए बने हैं उनको आज कोई आईएफआरएस आता है, वैट का नया प्रिंसिपल आता है, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होते हैं, तो उनको आज भी पढ़ना पड़ता है. 1970s का नॉलेज वो क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर सकते. शेयर कर दिया तो क्लाइंट अगली बार आएगा नहीं. सिंपल सी बात है. बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर वी कैन से खास करके डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉ, जो नया कंपनी लॉ आ चुका है, ऑडिट, इनमें अक्सर चेंजेस आते हैं, नए नए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आते हैं. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर वक्त अपडेटेड रहना. मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ आज से लगभग 7-8 साल पहले एक कंपलसरी रूल लाया था. सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आज भी वो एप्लीकेबल है. इन 1 year अ सीए मस्ट गो थ्रू अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 30 hours एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर इज इनटू प्रैक्टिस और जॉब. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जॉब में हो या प्रैक्टिस में हो, साल में 30 घंटों का 30 आवर्स का आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना ही है. अब इसको कहते हैं सीपीई आवर्स. अलग अलग सेमिनार्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, उन सेमिनार्स को जाकर आपको अटेंड करना है. जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, और जाकर अटेंड करके आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा. वो सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट को सबमिट करना है. अगर आपने ऐसा नहीं किया, अपडेटेड आप नहीं रहे, तो इंस्टीट्यूट कंटिन्यूअसली इस तरह से आपने अपडेशन नहीं किए तो इंस्टीट्यूट आपका डिग्री क्या कर देता है? डिस्क्वालीफाई कर देता है फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. कभी 6 महीना, कभी 1 साल, 2 साल आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा और बोलेगा यू कांट प्रैक्टिस और यू कांट डू जॉब बेस्ड ऑन सीए. ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ है. मतलब इंस्टीट्यूट खुद जानती है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर नहीं रहा तो आप आपके क्लाइंट को बेटर सर्विसेज दे नहीं सकते हो, और क्लाइंट को बेटर सर्विसेज नहीं दिया तो इमेज किसका डाउन होगा? सीए का. आज आप लोग सब यहां पर बैठे हो बिकॉज यू ऑल नो दैट सीए प्रोफेशन हैज गॉट अ ट्रेमेंडस प्रेस्टीज एंड स्टेटस इन दिस सोसाइटी. कॉमर्स का सबसे टॉप मोस्ट डिग्री या प्रोफेशन जो है वो कौन सा है? सीए. एवरीवन वांट्स टू गो फॉर दैट रीजन. यू वांट योरसेल्फ अ गुड स्टेटस, यस और नो? तो वो स्टेटस अगर बरकरार रखना है तो आपको अपडेटेड रहना है. लास्ट प्रिंसिपल क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर. ये 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक दूसरे के साथ मेंटेन करना है. प्रोफेशनल बिहेवियर देखो कैसे होता है. विल अज्यूम महेश एंड अंकित दोनों सीए बन गए. महेश एंड अंकित अज्यूम कर लो, और ये भी अज्यूम करो मेरी एक बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी है. आई एम द चेयरमैन ऑफ अ वेरी बिग पब्लिक कंपनी जिसका लगभग 1000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है. अरे अज्यूम करने में क्या जाता है? हाँ, 80% से ज्यादा शेयर्स पब्लिक के पास है, 20% शेयर्स मेरे पास है. बट फिर भी मैं जिस पब्लिक कंपनी का ओनर हूं, प्रमोटर तो मैं ही हूं. मुझे ऑडिट कराना है. मैं देखता हूं अंकित नया सीए हुआ है, मैं अंकित को जाता हूं और कहता हूं अंकित तुम मेरे पब्लिक कंपनी का ऑडिट करो. अंकित ये खुश होता है देखकर कि एक पब्लिक कंपनी का ऑडिट मुझे मिल रहा है जिसमें ऑडिट फीस काफी होती है. नया नया सीए हुआ है तो खुश है. अंकित मुझे कहता है आई विल डू इट. ही डज द ऑडिट. अब मेरा काम बड़ा है, वो फ्रेश सीए, तो वो ऑडिट फीस मुझे जल्दी डिमांड नहीं करता बिकॉज जब नया सीए होता है वो चुप बैठता है. पूरा ऑडिट हो गया, ऑडिट फीस का उसने बिल भेजा, मैंने रिप्लाई नहीं किया. उसने सोचा बड़े लोग हैं बाद में रिप्लाई करेंगे. अगले साल मैंने
महेश नया सीए हुआ, महेश को पकड़ा, महेश को मेरा ऑडिट दे दिया, महेश से ऑडिट करा लिया, महेश ने ऑडिट फीस भेजने की कोशिश की, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, उसके अगले साल किसी और को पकड़ा, फ्रेश सीए को, उसको ऑडिट दे दिया। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं? आई एम एक्सप्लॉइटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमारा सीए प्रोफेशन कहता है प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करो। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई क्लाइंट उसका काम निकाल कर किसी दूसरे सीए के पास लेकर जाता है, तो उस दूसरे सीए ने तब तक उसका काम एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक पहले सीए का एनओसी ना आ जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे वो क्लाइंट दूसरे सीए के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे तुमसे ये ऑडिट करना है, तो क्लाइंट को पहले क्वेश्चन पूछना है, इससे पहले किसने किया था? जिस सीए का नाम बोलेगा क्लाइंट को उस सीए को पूछना है, सीए को दूसरे सीए को पूछना है, फेलो कलीग को, क्या मैं इसको ऑडिट कर सकता हूं? डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? मतलब क्या तुम्हारा कोई ऑडिट फीस आना है? अगर वो कहता है मेरा ऑडिट फीस आना है, तो इसने वो काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इससे उसे कहना है फर्स्ट यू पे हिज ऑडिट फीस, देन आई कैन एक्सेप्ट योर वर्क। पहला सीए रोक नहीं सकता, पहला सीए नहीं कह सकता है नहीं तुम ये काम एक्सेप्ट मत करो। पहला सीए अगर अपनी ऑडिट फीस आ गई है तो उसे क्या करना है? फ्रीडम देना है। यू हैव टू से आई हैव नथिंग टू रिकवर फ्रॉम हिम, यू कैन वेरी वेल एक्सेप्ट, मतलब उसको एनओसी देना है। अगर उसने नहीं दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो मैं बोल रहा हूं सबको समझ रहा है? तो हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है? प्रोफेशनल कर्टसी मेंटेन करो। एक दूसरे को अगर हम इस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई थर्ड पर्सन आकर सीए प्रोफेशन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर। क्या दिखा? देखो, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल टू कंप्लाई विद द रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड such actions which may result into discrediting the profession. You underline? Avoid such actions which may result into discrediting the profession. I hope it is clear. पांचों प्रिंसिपल्स हो गए। 5 प्रिंसिपल्स एक बार देख लो। कौन सा प्रिंसिपल आपको नहीं समझा मुझे बोलो। हर एक का मीनिंग मैंने लिख कर दिया। कोई डाउट है तो बोलो। डिस्क्रेडिट, क्रेडिट, डिस्क्रेडिट, आपकी गुडविल को जो इंपैक्ट करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो क्रेडिट है, जो गुडविल है, उसको इंपैक्ट करेगा डिस्क्रेडिट। देख लो 1 मिनट, बिकॉज 1 मिनट में देख लो। रीजन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आया तो यही आया है, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और पूरे बचे हुए आगे के 5 क्वेश्चंस इसी प्रिंसिपल पे अराउंड रिवॉल्व होते हैं। जो भी हम इसके बाद डिस्कस करने वाला इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स पर रिवॉल्व होता है। चैप्टर का नाम ही ना एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो इफ यू आर थरो इन दिस कंसेप्ट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर बिकम्स इजी। बढ़ो आगे। पक्का? अरे हाँ कि नहीं? दशहरा के दिन ऐसा एकदम मुंह लटका है मत बैठो। मैंने रीजन पहले बता दिया छुट्टी ना देने का, और एंड में मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। बट फॉर दिस बड़ा वाला बट फॉर दिस यू नीड टू study and concentrate on the remaining part of the chapter. Come to question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। वहां पर वो जो इमेज दिया ना, इमेज, पहले उस इमेज को देखो। वहां पर सेंटर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, और देखो क्या देख रहे हो? कॉन्फ्लिक्ट्स, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोफेशनल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल इंटरेस्ट। कितना टेंशन है भाई, सबके बारे में सोचना है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? एक्सप्लेन द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल वर्किंग एज ए कंसल्टेंट और ऑडिटर, एंड नंबर 2 एज एन एम्प्लॉय। कंसल्टेंट और ऑडिटर मतलब प्रैक्टिसिंग सीए। बगैर देखे मुझे बोलो, एक प्रैक्टिसिंग सीए को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब आएगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। एक प्रैक्टिसिंग सीए के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? हाँ, व्हाई यू सेइंग पार्टनरशिप? आई एम जस्ट आस्किंग प्लेन कि प्रैक्टिसिंग सीए है, उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? जब उसके रिलेटिव्स उसके पास ऑडिट करने। अरे किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। रिलेटिव्स हो या रिलेटिव नहीं भी रहा, क्लाइंट उसे पैसों का ऑफर करे और कहे कि तुम मेरा ऑडिट रिपोर्ट साइन करो। मतलब हम कह सकते हैं जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने देखे, उसमें उनमें से किसी भी प्रिंसिपल का अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
अब देखो वहां पर 2 लाइंस में लिखा है वो पॉइंट, आंसर में पढ़ो। अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल वर्किंग एज अ कंसल्टेंट और ऑडिटर इन पब्लिक प्रैक्टिस, क्या लिखा है ये ऑनलाइन, शुड टेक एडिक्वेट केयर टू आइडेंटिफाई सिचुएशंस दैट कुड पोज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, आगे देखो क्या लिखा है, इफ नॉट फॉलोड दे मे गिव राइज टू डैश, थ्रेट टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और इसलिए हमने पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखा है, अगर इनका कंप्लायंस नहीं हुआ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए थ्रेट होगा। सबको क्लियर है? एक एम्प्लॉय को पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, सुनो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा है उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर उसे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा है, उसे कह रहा है तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमारी कंपनी में काम करते हो, ये हमने बैलेंस शीट पिंडल बनाया है, इसको सर्टिफाई करो कि करेक्ट है। उस सीए के बॉस ने, फाइनेंस मैनेजर ने उसे कह दिया चुपचाप से इस रिपोर्ट को सर्टिफाई करो, इसमें कॉस्ट ज्यादा है बट दे दो, मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, नहीं करोगे तो तुम्हें काम से निकाल देंगे, उसे डराया जा रहा है। ऐसा अक्सर होता है ना, वो सीए उस फाइनेंस मैनेजर की बातों में आकर और अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो इन दैट केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सीनियर नोट्स क्या लिखा है वहां पर, अब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ओके ऑल ऑफ यू रीड दैट क्लॉज बी, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, देन आई विल डिस्कस, आप खुद पढ़ो, दैट इज मोर बेटर। कौन आया कौन नहीं आया वो बाद में देखो, रीड दैट क्लॉज बी ऑन योर ओन। कोई सेंटेंस उसमें नहीं समझता है तो पूछो मुझे, बिल्कुल भी डरो मत, आज दशहरा है तो पूछो। मुझे डर लगने लगा अब। पढ़ा है सबने? बोलो उस क्लॉज बी में एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो एम्प्लॉय है उसको कॉन्फ्लिक्ट कहां पर आ सकता है? पहले, सबसे पहले आप अंडरलाइन करो सेकंड लाइन एंड में, एट द सेम टाइम ही शुड ऑल्सो फॉलो द रेगुलेशन ऑफ लॉ एंड शुड एंश्योर दैट वॉट एवर इट डज कंप्लायंस विद द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब उसको सारे नियमों का पालन करना है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। आगे, there are situations when superiors or the top level of management apply pressure on the employees, and what kind of pressures are given? 4. पहला प्रेशर मतलब लॉ को ब्रीच करने का, लॉ को वायलेट करने का उसे प्रेशर आएगा। नंबर 2, अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करो या ब्रीच करो, ये उसके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स देखे ना अभी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, यस और नो। देन अनएथिकल और फैसिलिटेट मतलब हेल्प इलीगल अर्निंग्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, मतलब मैनेजमेंट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो विंडो ड्रेसिंग उन्होंने किया है, उसे उनको हेल्प करने के लिए कहा जाएगा। सत्यम, सत्यम का जो स्कैम हुआ था उसमें सत्यम के मैनेजमेंट बॉडी ने पीडब्ल्यूसी, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स, जो उनके ऑडिटर थे, उन ऑडिटर को अपने अनएथिकल अर्निंग्स के लिए सपोर्ट करने के लिए कहा। उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब उनके ऊपर प्रेशर आया। हालांकि वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस, सॉरी, अनबायस्ड ओपिनियन, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज किया, ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज किया ना। ऑडिटर्स किसको अकाउंटेबल होते हैं? शेयर होल्डर्स को, बिकॉज ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। वो जो ऑडिट करते हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए करते हैं, बट यहां पर इस तरह से उनको इन्वॉल्व कर दिया। 4th क्या दिया? बोलो, मतलब क्या?
देखो सीए को सिर्फ ऑडिट पर अपना रिव्यू देना नहीं होता है, ऑडिट के अलावा काफी ऐसी चीजें है जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रिपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को एक नया फर्म स्टार्ट करना, नया कंपनी स्टार्ट करना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, कैश बजट होता है जिसमें अगले 4 साल 5 साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी इस बिजनेस का क्या होगा, कैसे बिजनेस ग्रो होगा, ये जब बनाकर सीए देगा तब जाकर बैंक उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर लोन सैंक्शन करती है। सीए ने दिया हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर माना जाता है। अगर इस क्लाइंट ने सीए को कह दिया तुम हमें एस्केलेट करके दो, एस्केलेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हुआ है कि नहीं? नहीं। तो जब होगा उसमें आएगा एस्केलेशन क्लॉज, मतलब बड़ा चढ़ा कर दो, तुम हमको ये रिपोर्ट बड़ा चढ़ा कर दो ताकि बैंक हमें ज्यादा लोन दे। जब इस तरह से वो सीए क्या करेगा, एसोसिएटेड विद इशू ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट मटेरियली मतलब सिग्निफिकेंटली मिस रिप्रेजेंट्स द फैक्ट्स, मतलब इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद, क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस और रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय सिक्योरिटी रेगुलेटर्स, मतलब सेबी। कंपनी को पब्लिक इशू लाना है, पब्लिक इशू, जिस कंपनी की तुम ऑडिटर हो उसको पब्लिक इशू लाना है। सीए ने पब्लिक इशू के लिए बड़ा चढ़ा कर क्या कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई कर दिया ताकि लोगों को लगे कंपनी काफी अच्छी है, जब शेयर्स आएंगे तो लोग शेयर्स को बाय करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हो सकता है, ये सिर्फ समझना है। इस क्वेश्चन का एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस कम है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने की संभावना कम है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया जा रहा है अगर आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और एक एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कहां कहां पर आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। इज दैट क्लियर? समरी क्या है इस क्वेश्चन की? अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो यू कैन फेस अ एथिकल डायलेमा ऑन योर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एंड अगर आप जॉब में हो तो इन दैट केस आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है मैनेजमेंट का to act contrary to your laws and regulations and to behave unethically. Is that clear? Question number 1 and question number 4 we have discussed. Question number 4 हमारा क्या था, बेस था, fundamental principles relating to ethics. I'll request all of you, don't take this chapter from academic point of view. इसको एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरह समझो, बिकॉज ये आपको नॉलेज सीए बनने के बाद भी लाइफ टाइम काम में आने वाला है। जो भी एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं उस एग्जाम्पल्स को आई होप यू आर राइटिंग इट ओवर देयर। पेज नंबर 184 पर आप आओ, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया ना, व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 5? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ व्हाट आर एथिकल थ्रेट्स, व्हाट कैन बी द एथिकल थ्रेट्स। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा मतलब वो एथिकल थ्रेट फेस करेगा। और मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंगली, वो जो 5 एथिकल थ्रेट्स दिए, वो जो इमेज दिया ना वहां पर इमेज, अगर आप उस इमेज को ठीक से पढ़ोगे तो आपको एथिकल थ्रेट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। और अब मैं उसके बाद जब आपको पढ़ाऊंगा यू विल अंडरस्टैंड मोर डिटेल। एक बार पहले वो 5 इमेज में जो थ्रेट्स दिए, फर्स्ट थ्रेट आप अंडरलाइन करो, वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट दिया, सेल्फ इंटरेस्ट के नीचे एडवोकेसी दिया, ऑन द राइट हैंड साइड क्या लिखा है, फैमिलियरिटी, अंडरलाइन दैट, देन सेल्फ रिव्यू, एंड लास्ट नीचे सबसे क्या दिया, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब क्या, डराना धमकाना। हर एक का मीनिंग मैं आपको बोल रहा हूं, यू हैव टू रीड लेटर। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या, पर्सनल इंटरेस्ट। एडवोकेसी मतलब क्या, ओपिनियन, ओपिनियन, राय, राय, ओपिनियन, ओपिनियन, एडवोकेसी। देन फैमिलियरिटी मतलब क्या, क्लोज एसोसिएशन। जैसे कि देखो डे 1 पर इस क्लास में जब आप बैठे हो, हम एक दूसरे से इतने फैमिलियर नहीं थे, ट्रिप के बाद फैमिलियर हो गए, तो फैमिलियरिटी थ्रेट। अभी ये फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है, आगे जाके किसी ने बोला सर छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, फैमिलियरिटी थ्रेट में मैंने दे दिया, नहीं दूंगा बिकॉज आई हैव टू मेंटेन फैमिलियरिटी, वरना फैमिलियरिटी थ्रेट होगा। यस और नो बापू? तो ये फैमिलियरिटी थ्रेट, एक सेकंड पहले मुद्दे पर आओ। ये फैमिलियरिटी थ्रेट क्या हो सकता है वो आपको पढ़ना है। एंड लास्ट क्या दिया, सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू मतलब क्या, 3 घंटा पेपर लिखने के लिए मिलता है आपको, 2 घंटा 45 मिनट में पेपर लिख लिया, आखिरी के 10 मिनट में सब लोग कहते हैं जो लिखा है वो चेक करो। क्यों करते हो? ताकि आप खुद ही लिखा हुआ पेपर चेक इसलिए करते हो ताकि कोई गलती ना रह जाए।
सेल्फ रिव्यू। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ही काम जब रिव्यू करेगा तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है। ये डर होता है उसे कि अगर मैं गलत रिपोर्ट दे दूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है। तो ये 5 थ्रेट्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट थ्रेट क्या था? बगैर दे के नीचे, अब बोलो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा वहां पर दिया एडवोकेसी थ्रेट। तीसरा फैमिलिटी थ्रेट। चौथा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और पांचवा जो देना इंटिमिडेशन थ्रेट, उसे कहते हैं डरा धमका कर सीए से काम करके लेना। मैं इसकी एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं। एक बार आप वो इमेज के पॉइंट्स पढ़ लो ना, हर एक का। रीड ऑन योर ओन द इमेज पॉइंट्स। सर ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है जो अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम है जो फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली कि मेरा नाम नहीं लूंगे। ना मैं नाम ले रहा हूं ना, बट मैं तुमको वही बोल रहा हूं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, समझा? मैं एग्जांपल्स तुमको देने वाला हूं, डोंट वरी। जो उस इमेज में पांचों थ्रेड्स का मीनिंग लिखा है, जो नहीं समझता है उसे मुझे पूछ लो एंड में। पढ़ा है आपने? तो मुझे बोलो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या लिखा है वहां पर? ऑडिटर कुड बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन। क्लाइंट ने कहा मेरे ऑडिट रिपोर्ट को ट्रू एंड फेयर व्यू दे दो। ऑडिटर ने कहा एक होगा, तुम्हारा जो टर्नओवर है वो लगभग 5,000 करोड़ का है और उसको अगर ट्रू एंड फेयर व्यू देना एक होगा। क्लाइंट कहता ठीक है ना। इस केस में उसने अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए अपने पर्सनल एथिकल वैल्यूज को क्या कर दिया? कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो इस केस में अगर ऑडिटर पकड़ा गया तो ऑडिटर को कौन सा थ्रेट फेस होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट दो तरह का होता है, सुन लो प्लीज। दो तरह के सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट था। नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसा था? क्लाइंट ने कहा रिपोर्ट दे दो। ऑडिटर ने लड़के को तुम जिस कॉलेज में ट्रस्टी हो वहां पर एडमिशन दिला दो, मुझे पैसा मत दो, एडमिशन दिला दो। तो वहां पर अगेन क्या हो? नॉन फाइनेंशियल। मतलब एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट दो तरह से होता है, एक फाइनेंशियल होगा, दूसरा नॉन फाइनेंशियल होगा। फाइनेंशियल में वो पैसा लेगा, नॉन फाइनेंशियल में अपना काम करा कर लेगा। टिट फॉर टैट, काम के बदले काम। सबको समझ रहा है? सेकेंड, एडवोकेसी में क्या लिखा है? ऑडिटर प्रमोट्स एंड ऑडिट्स क्लाइंट्स पोजीशन और ओपिनियन। मतलब क्या? सुनो, जिस फर्म के तुम और जिस कंपनी के तुम ऑडिटर थे, ध्यान दो, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको बाद में। उस कंपनी का अनलिस्टेड कंपनी थी, उसको अभी पब्लिक इशू लाना है, पब्लिक इशू। तुम उस कंपनी के ऑडिटर हो, पब्लिक इशू के लिए प्रॉस्पेक्टस आ गया। क्योंकि तुम ऑडिटर हो, काफी आपके रिश्तेदारों को पता है, उन्होंने आपको कॉल किया और पूछा तुम जिस कंपनी के ऑडिटर हो उसका पब्लिक इशू आया है, क्या हमने उसको सब्सक्राइब करना चाहिए? कंपनी कैसी है? हमारा प्रिंसिपल कहता है जिसके अंदर हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां पर हमने हमारा ओपिनियन नहीं देना चाहिए, इवन दो आवर ओपिनियन इज अनबायस्ड। मान लो कंपनी बहुत अच्छी है, हम उसे कहते हैं बहुत अच्छी कंपनी तो सब्सक्राइब कर, गलत है, यू कांट डू। कंपनी खराब है बट हम कहते हैं बहुत अच्छी है, ये भी नहीं कर सकते हो। मतलब आप अगर उस कंपनी से जुड़े हुए हो, आप उस कंपनी से अटैच्ड हो, तो आपका वहां पर क्या आ गया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने उस कंपनी के बारे में ओपिनियन और उस कंपनी के पोजीशन के बारे में अपनी राय देनी नहीं है। एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लगभग आज से 2 साल पहले, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक केस सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने हियरिंग के लिए गया। उन्होंने जैसे वो केस आया अपना नाम उस केस से विड्रॉ कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज से। मीडिया में न्यूज आ गया सब जगह कि जैसे रिलायंस का नाम आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना नाम में विड्रॉ कर लिया। देखो पैसा खाया इन्होंने, रिलायंस से पैसा खाया, नाम में विड्रॉ कर लिया। काफी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे। वो एक ऑनेस्ट जज थे। कुछ 1-2 हफ्ते बाद मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारी बातें डिटेल में बताई। उन्होंने कहा मैं कोई इससे पीछे हटने का कारण पैसा खाया ये नहीं है,
इस केस को अगर मैं अपने हाथ में लेता हूं और मैं अपना जजमेंट देता हूं, मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है आई कैन गिव अ अनबायस्ड ओपिनियन जजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर केस, बट मैं जो भी ओपिनियन दूंगा लोग मुझे बोलेंगे मैंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट को यहां पर क्या किया, इन्वॉल्व किया। क्यों? बिकॉज माई डॉटर वर्क्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एट अ वेरी गुड पोजिशन. So if my daughter is working over there and if I take that case in my hand, there is a conflict of interest. So my post or my professional standards do not allow me to do so. If I do, there is a advocacy threat. जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को होता है, एक लॉयर को भी होता है. एडवोकेसी थ्रेट मतलब गलत ओपिनियन को प्रमोट नहीं करना. आई होप यू आर गेटिंग इट. मैंने एक एग्जांपल कह दिया, अनलिस्टेड कंपनी का लिस्टेड कंपनी, पब्लिक इशू आ रहा है, एक सीए उसके पब्लिक इशू को प्रमोट कर रहा है जिसका वो ऑडिटर है, लोगों को कह रहा है सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी कंपनी, सब्सक्राइब करो. एडवोकेसी थ्रेट, यू कांट डू इट. हाँ, आप जिसके ऑडिटर नहीं हो उसको प्रमोट कर सकते हो. थर्ड कह दिया. थर्ड, फैमिलिटी थ्रेट. ये कैसे होता है? आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, एक पर्सन ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको काम दे दिया, उसका काम काफी बड़ा था. देखो कैसे होता है, उसका काम काफी बड़ा था. उसके ऑडिट फीस से आपका इनिशियल प्रैक्टिस का जो 2-3 साल था, गेस्टेशन पीरियड जिसे कहते हो, निकल गया. पिछले 25 सालों से वो आपका क्लाइंट है. अब इस साल उस क्लाइंट ने अपने बैलेंस शीट पेंडल को काफी मैनिपुलेट किया है, काफी गलत ढंग से पेश किया है, इनकम टैक्स कम पे करने के लिए. वो आपके पास आता है, कहता है इस बार कुछ भी करो, मुझे इससे बाहर निकालो, आई वॉन्ट टू सेव द टैक्स. आप 25 साल के उसके साथ जुड़े हुए हो, आपके रिलेशनशिप बन गए. अब अगर आप उस रिलेशनशिप को देखोगे तो आपने उसका सुनना चाहिए, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंडिपेंडेंट होना है. ही मस्ट नॉट गेट फैमिलियर. फैमिलिटी थ्रेट में क्या दिया है? ऑडिटर बिकम्स टू फ्रेंडली विद द क्लाइंट बाय वर्किंग फॉर क्लाइंट फॉर अ नंबर ऑफ. तो उस केस में क्लाइंट का अनड्यू इन्फ्लुएंस आप पर हो सकता है और आप इमोशनल हो सकते हो. मेरे अर्ली डेज में इसने मुझे मदद की थी, आज इसे मदद की जरूरत है तो मैंने इसे हेल्प करना चाहिए, भले वो गलत क्यों ना हो, ये मेरा स्वाभिमान मुझे कहता है. नहीं, यू हैव टू बी नॉट टू गेट इन्वॉल्व इनटू फैमिलिटी थ्रेट, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. इसलिए देखो काफी सीएज अपने क्लाइंट के साथ सख्ती से पेश आते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व विद द क्लाइंट, बिकॉज उनको पता है अगर मैं क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा, क्लाइंट कभी ना कभी मुझे फैमिलिटी थ्रेट में लेकर आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट क्या लिखा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जिसके बारे में लिखा है ऑडिटर इज इन अ पोजीशन ऑफ रिव्यूइंग वर्क दे हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर. अब ये कैसे होता है सुनो. ऑडिटर ने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर पेश कर दिया जिसमें काफी गलतियां थी. ऑडिटर को नोटिस आ गया कि तुमने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया उसमें काफी गलतियां है, क्या काम किया तुमने? ऑडिटर डर गया, बिकॉज अगर ये इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट हो गया, काउंसिल ने एक्शन ले लिया तो 1 साल 2 साल तक बाहर हो सकता है. अगली बार फिर से ऑडिट रिपोर्ट बनाया. अब देने से पहले क्या किया? अपने ही काम को चेक किया, बराबर है ना इस बार? अगर नहीं होगा, ओपिनियन इस बार भी गलत होगा, तो मेरे खिलाफ क्या होगा? एक्शन होगा. मैंने अभी तक जो सारे 4 थ्रेड्स आपको गिरा ना, इन चारों थ्रेड्स में जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने देखे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. इसलिए इनको क्या कहते हैं? एथिकल थ्रेड्स. आई होप यू आर गेटिंग इट. एंड लास्ट जो दिया ना, इंटिमिडेशन थ्रेट, उसमें क्या लिखा है? ऑडिटर इज सब्जेक्टेड टू इंटिमिडेशन. इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, हमारे फर्म के साथ हुआ था. इंटिमिडेशन थ्रेट, डरा धमका कर काम कराने की एक तरह का हम कह सकते हैं एक्शन होता है. आई हैव अ फर्म वेयर आई एम अ पार्टनर, कानकी एंड मेहता एसोसिएट्स. 8 पार्टनर फर्म है हमारा. माय एल्डर ब्रदर इज आल्सो पार्टनर इन दैट फर्म. आई एम अ पार्टनर ओनली ऑन पेपर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू गो एंड डू ऑडिट. आई एम 12 आवर्स हियर ओनली. हमारे फर्म को एक बैंक ऑडिट मिला था. बीड का कौन है? बीड उस एरिया, माजलगांव बीड उस एरिया में बीड डिस्ट्रिक्ट का एक ऑडिट मिला था. बीड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके लगभग 200 ब्रांचेस है, 200 पूरे बीड डिस्ट्रिक्ट में, तालुका प्लेसेस पर, विलेजेस में अलग अलग. आज से लगभग 2 साल पहले की बात है. आरबीआई से ऑडिट आया था. 8 पार्टनर फर्म, एम्पेलमेंट, सीएनडीजी, पता है सीएनडीजी, कैग, कॉम्प्टल ऑडिटर जनरल के पैनल पर हमारा फर्म है. तो आरबीआई से ऑडिट आया था, बीड डिस्ट्रिक्ट का ऑडिट करना है. कुछ हमारे 8 पार्टनर्स गए. मैं पार्टनर जो था मैं नहीं गया, मेरी जगह पर मेरा ब्रदर गया, बिकॉज ही इज पार्टनर इन डिफरेंट फर्म. ही वेंट फॉर द ऑडिट ओवर देयर. सब लोगों ने ऑडिट किया, अलग अलग ब्रांचेस के ऑडिट के लिए चले गए. बीड में एक तालुका है गेवराई तालुका में, वहां का जो बीड डिस्ट्रिक्ट का बैंक था, वहां पर मेरा बड़ा भाई और एक कलीग
ऑडिट करने गए, उन्होंने उस पूरे ब्रांच का ऑडिट किया, पता चला बैंक के 100% लोन एनपीएस में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोन तो बांटा गया है, एक भी लोन का रिकवरी नहीं हुआ है, 100% नॉन रिकवरी में, और पैसा किसका है? डिपॉजिटर्स का। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला उस बैंक के मैनेजर ने सारा पैसा अपने रिश्तेदारों में बांटा हुआ है। रिश्तेदारों में मतलब ये पैसा कभी आने वाला, पूरा रिपोर्ट बनाया गया और आरबीआई को ये रिपोर्ट भेजना है, इस तरह से रिपोर्ट बनाया गया। मैनेजर को समझ में आ गया, रिपोर्ट बनाया है इस तरह से। सारे रिश्तेदार उसी गेवराई में रहते थे। शाम को रिपोर्ट बनाने के बाद जब ये वापस अपने गाड़ी में चल दिए भीड़ को आने के लिए, जैसे मूवीज में होता है ना, वैसे 2 स्कॉर्पियो कार में 10-10 गुंडे हाथ में हॉकी स्टिक तलवार लेके इनके कार को इन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया। ये रियल लाइफ, रियल एग्जांपल बोल रहा हूं आपको। रोका, उनको कहा मेरे भाई को और उसके कलीग को कि हम तुम्हें मारने नहीं आए, ये जो ऑडिट रिपोर्ट तुमने बनाया ऑडिट रिपोर्ट का फाइल हमको दे दो, ये ऊपर तक जाना नहीं चाहिए। अगर तुम ऊपर तक ये ऑडिट का रिपोर्ट का फाइल भेजोगे हम तुम्हें मार देंगे, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। वो 2 ही थे, लगभग 20-25 थे। इन्होंने कहा फाइल दे देते, कुछ नहीं होगा, फाइल दे वापस बना सकते। इन्होंने उनको फाइल दे दिया, उनको लगा फाइल आ गया हमारे हाथ में, कुछ नहीं हो सकता, सारा वो लेकर बैठ गए। दोनों बिड आ गए। बिड आने के बाद सारे पार्टनर्स के साथ डिस्कशन हुआ, इस तरह से इंटिमिडेशन हुआ, डराया गया है। सेम डे बीड में पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कर दी, पुलिस स्टेशन के अंदर। सेम डे नया ऑडिट रिपोर्ट बनाया गया, आरबीआई को भेजा गया विद इन 3 डेज ऑडिट रिपोर्ट। आरबीआई ने 7 डेज, अगले 7 दिनों में पूरा मैनेजमेंट बॉडी बर्खास्त कर दिया। वो जो मैनेजर था जहां का गेवराई का, उसको अरेस्ट हुआ, उन सारे 10, 15, 20 लोगों को अरेस्ट हुआ। और अभी फिलहाल वो केस औरंगाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। हमारे फर्म ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दिया, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जब हम प्रैक्टिस में होते हैं या जॉब में होते हैं, इस तरह का डर भी आता है। यू डोंट अज्यूम दैट हमारा प्रोफेशन मतलब सब कुछ हरा रहा है। हाँ, you can come across such kind of threats. Why I'm giving you these examples? Because you will come across such threats when you're into practice or into job. क्या दिया देखो इंटिमिडेशन थ्रेट में, आपके नोट्स में आप पढ़ लो पहले। इंटिमिडेशन थ्रेट का लास्ट 5th पॉइंट मिला ना आंसर में। इंटिमिडेशन थ्रेट occurs when a professional may be prohibited from acting objectively by threats actual or perceived, मतलब एक्चुअली उसको थ्रेट करना या उससे सिर्फ धमकाना। तो उसको कहा इस तरह से इंटिमिडेशन थ्रेट, या हम कह सकते हैं एडवोकेसी थ्रेट, फैमिली थ्रेट, ये 5 थ्रेट्स हम फेस कर सकते हैं। फेवरेट एरिया जो मैंने आपको कहा ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके बाद इस चैप्टर का 2nd फेवरेट एरिया ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द वेरियस एथिकल थ्रेट्स फेस्ड बाय अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। सारे 5 थ्रेट्स में से 5th थ्रेट तो हमने पढ़ा है, 4 थ्रेट्स का मैंने मीनिंग आपको दिया है। आंसर में you just go and now read, start reading self-interest threat, self-review threat, one by one please. I'll give you 2 minutes and when I say read, please read, it is for your own benefit. जो एग्जाम्पल मैंने दिए वहां पर रिलेट करो उसको। पढ़ा है सबने? हर एक थ्रेट में एक प्रॉपर सेंटेंस है जो आपको अंडरलाइन करना है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आप किसे अंडरलाइन करोगे? यस, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल। जब अदर होगा तो क्लोज फैमिली मेंबर्स का होगा ना। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में यू अंडरलाइन व्हेन अ प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रीवैल्यूएटेड, मतलब अपना ही दिया हुआ ओपिनियन और जजमेंट वो खुद रिवैल्यूएट करता है। देन एडवोकेसी थ्रेट में 2nd लाइन, when professional promotes a position
or opinion to the point that subsequent objectivity may be compromised. इस स्केल में आपको पब्लिक इशू का एग्जांपल दिया था प्रोस्पेक्टस का, और एक एग्जांपल दे रहा हूं प्रमोट्स अ पोजीशन का मतलब क्या है। हमने प्रमोट्स ऑफ ओपिनियन देखा, प्रमोट्स ऑफ पोजीशन का एग्जांपल क्या होगा। ओपिनियन अलग है, पोजीशन अलग है। तुम जिस कंपनी के ऑडिटर हो या तुम जिस कंपनी में एज अ सीए काम कर रहे हो, वहां पर एक वैकेंसी हो गई, वैकेंसी फॉर अ डिफरेंट पोस्ट। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकता है, तुम वहां पे ऑडिटर हो या फिर काम करते हो, तुमने सिफारिश कर दी अपने रिश्तेदार की और बोल दिया कि इसे काम पर रख लो। तुमने किसी पोजीशन के लिए किसी को प्रमोट किया, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर करोगे तो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को क्या करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे। हमने वर्क प्लेस एथिक्स में देखा है, जब भी कोई वैकेंसी होता है, कॉम्पिटेंट एप्लीकेशंस आने पर फिर इसे अपॉइंट होना चाहिए। अगर आपने किसी को प्रमोट कर दिया, दैट इज अ एडवोकेसी थ्रेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट, फैमिली थ्रेट में यू ऑनलाइन व्हेन प्रोफेशनल्स हैज क्लोज रिलेशनशिप इन द वर्क एनवायरनमेंट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 और 7, उसका सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली। सिर्फ 7, 6 और 7 दोनों का मीनिंग बोलो मुझे, 6 और 7 में। विल गो टू दैट एट द एंड, बट जस्ट मुझे मीनिंग बोलो अभी 6 और 7 का। हाउ 6th इज डिफरेंट फ्रॉम 7th? सिक्स एंड 7th दोनों एथिकल थ्रेड्स पर ही बेस्ड है, बट 6th क्वेश्चन में, हाँ, अगर आप एम्प्लॉय अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल हो तो ये जो 5 एथिकल थ्रेड्स हमने देखे, उनमें आपको एज अ एम्प्लॉय कहां पर एथिकल थ्रेड्स हो सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट में आप कौन से एथिकल थ्रेड्स फेस करोगे। अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हो तो सेल्फ इंटरेस्ट में कहां पर एथिकल थ्रेड्स फेस करोगे, वो दिए, एग्जांपल्स दिए वहां पर। विल कम टू दैट एग्जांपल्स लेटर। यू कम ऑन पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मीनिंग क्या दिया, हेडिंग? रेजोल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्या है यहां पर? सॉल्यूशन। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन मतलब जब आप एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। आप एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने पर सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे, कोई मुझे बोलेगा? विदाउट रीडिंग हो दे प्लीज, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो। अनुष्का तुम मुझे बोलो। क्या? क्योंकि आई एम ऑब्जर्विंग फॉर द लास्ट 5 to 10 minutes, दैट इज रीजन आई आस्क्ड यू। बोलो, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इस एग्जैक्टली क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे, मतलब आपके ऊपर आपके क्लाइंट का या फिर बॉस का, अगर एम्प्लॉय हो, प्रेशर है अनएथिकल बिहेवियर करने के लिए। आपको अनएथिकल बिहेवियर नहीं करना है, आपको आपके एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना है। बट अगर आप नहीं मानोगे तो क्लाइंट आपका ऑडिट काम निकाल सकता है। अगर आप नहीं मानोगे तो बॉस आपको जॉब से निकाल सकता है। यू आर इन डायलेमा, क्या करूं? अगर सुनूंगा तो मेरे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होंगे, नहीं सुनूंगा तो जॉब चला जाएगा या क्लाइंट चला जाएगा। इस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आप सॉल्यूशन क्या करोगे एग्जैक्टली? थिंक एंड टेल मी। हाँ, ओके, डराना ये वर्ड यूज मत करो। हमारे, वी आर व्हाइट कॉलर पीपल, वी आर नॉट ब्लू कॉलर पीपल। हाँ, वैसे वाला डराना नहीं, कैसे वाला भी डराना मत यूज करो। हम क्लाइंट को क्या बात बताएंगे कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, डराओ मत। हाँ, बट वो क्लाइंट डरने वाला में से नहीं होता जो इस तरह से आपको कॉन्फ्लिक्ट में लाने की कोशिश करता है। बोलो और स्टेप्स, तुम और क्या करोगी? अच्छा, तुम उसकी कंप्लेंट कर दोगी। अच्छा हुआ तुमको मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ सीए बनने से पहले, वरना तुम्हारे क्लाइंट की कोई खैर नहीं। ओके ओके ओके, और ये हो गया जनरल आंसर। अब थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दो। अगर आप एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह से फंस गए हो और आप एक कंपनी में जॉब करते हो या आप एक कंपनी के ऑडिटर हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा दिया है, अब आपको सॉल्यूशन निकालना, तब क्या करोगे? सुनो, सबसे पहले आप खुद कोशिश करोगे
उस कंपनी के अंदर कोई इंटरनल पॉलिसी या प्रोसीजर तो नहीं है कि जहां पर अगर कोई एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना निकालना है, उसके लिए कोई एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है तो उसे पहले चेक करना है। नहीं है तो आपको उस कंपनी के जो मैनेजमेंट बॉडी है, सुपीरियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनसे बात करनी है। उनसे जब भी आप बात करोगे इस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो भी आप बात करोगे उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटल एविडेंस, मतलब एविडेंस के तौर पे आपके पास रखना है। आपकी उनसे क्या बात होती है, वो आपसे क्या रिप्लाई करते हैं, ऑल। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी बात सुनकर अपने सबॉर्डिनेट फाइनेंस मैनेजर को कहते हैं कि इस तरह का अनएथिकल बिहेवियर मत करो, आपका सॉल्यूशन हो गया। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसी कैटेगरी के, तो आपने जो उनके साथ बात की है वो आपके पास एविडेंस में आ गया, फिर वो एविडेंस लेकर आपको ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर लॉयर्स या एडवोकेट्स के पास जाना है और उनका राय लेना है, उनका सजेशन लेना है कि आप बोलो इस तरह के हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं, क्लाइंट मान नहीं रहा है, ये एविडेंस है हमारे पास, हमने काफी कोशिश की है बट वो मान ही नहीं रहे, क्या करें। जो भी ICAI लॉयर्स आपको सजेशन देते हैं वो स्टेप्स लेने हैं। वो स्टेप्स लेने के बाद भी अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता है, आपके पास आखिरी इंस्ट्रूमेंट और स्टेप बचता है। अगर आप ऑडिटर हो तो उस क्लाइंट का ऑडिट वर्क छोड़ दो, अगर आप जॉब में हो तो जॉब से रिजाइन करो। मतलब किसी भी सूरत में आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। एंड ऑफ द डे आप ये बोल सकोगे कि मैंने पूरी कोशिश की थी इस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, बट एंड में जब बात नहीं जमी तो मैंने रिजाइन कर दिया और मैंने उस काम को छोड़ दिया। जो मैंने बोला सबको समझा? यही बात वहां पर आप देखना, जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैं पढ़ रहा हूं, देन यू हैव टू रीड। While evaluating compliance with the fundamental principles, finance and accounting professional may be required to resolve a conflict in the application of. Next line you underline. The following needs to be considered either dash individually or together with others during a conflict resolution process. मतलब conflict को resolve करते वक्त नीचे दिए हुए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या दिया? फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब जिस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है वो इंफॉर्मेशन एक बार आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, एथिकल इशू, उस इंफॉर्मेशन और उस कॉन्फ्लिक्ट से आपका कौन सा एथिकल क्या प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नंबर 3, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मैटर इन क्वेश्चन। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल वैल्यूज दोनों इंपॉर्टेंट है। एथिकल इश्यूज में आपके पर्सनल इश्यूज आएंगे, पर्सनल वैल्यूज आएंगे, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स। यस और नो? नंबर 4, एस्टैब्लिश्ड इंटरनल, मतलब इसको हल करने के लिए क्या कंपनी में कोई इंटरनल प्रोसीजर है तो उसको समझ लो। एंड लास्ट क्या दिया है, अगर वो नहीं है तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर सकते हो ये एक बार जान लो। इन पांचों का प्रॉपर आपको क्या करना है, यूज करना है। इस पांचों का यूज कैसे करना है नीचे लिखा है। हैविंग कंसिडर्ड दिस इश्यूज, यू अंडरलाइन, अ प्रोफेशनल शुड डिटरमाइन द डैश appropriate course of action that is consistent with fundamental principles identified and weigh the results of each possible course of, मतलब हर एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका उसे सोचना है, विचार करना है। इससे बात अगर बनेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे देखो, हाईलाइट करो नेक्स्ट लाइन नाउ। इफ द मैटर रिमेन्स unsolved, the professional should take the following steps. All of you read that 5 steps. Underline the keywords in every step. मैंने डिस्कस किया आपसे।
पढ़ा है सबने? फर्स्ट स्टेप जो दिया है उसमें आप किससे एनालाइज करोगे? कंसल्ट द एप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द फर्म. अब ये कंसल्ट द एप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द फर्म कौन सा है ना, वो स्टेप नंबर 2 में दिया है. स्टेप नंबर 2 में आप एनालाइज करो, क्या दिया है? कंसल्ट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस सच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. गवर्नेंस मतलब डिसीजन मेकिंग, हमने पढ़ा है ना. गवर्नेंस मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग. तो जिनके हाथ में फैसले लेने की क्या है, पावर है, उनसे कंसल्ट करो. फर्स्ट और सेकंड लिंक्ड है. उसके बाद थर्ड में जो मैं आपको कह रहा था, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट द डिटेल एंड द सब्सटेंस ऑफ, मतलब जो भी आप उनसे कंसल्ट करोगे उसका डॉक्यूमेंटल एविडेंस रखो. अरे समझ रहा है कि नहीं? नंबर 4, ऑब्टेन एडवाइस फ्रॉम द रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी. कौन है बॉडी? प्रोफेशनल हमारा आईसीआई और लीगल एडवाइजर्स. और जो वो बोलते हैं उसको फॉलो करो. नहीं तो फिफ्थ में आप ऑनलाइन करो, if after all relevant possibilities the ethical conflict remains unresolved, number 1 it is appropriate to withdraw from the engagement team. ये ऑडिट के केस में होगा. और आगे आप ऑनलाइन करो, or to resign altogether from the engagement team, the firm or the employing organization. एक तो ऑडिट से क्या कर दो, ऑडिट वर्क से विड्रॉ कर लो, या फिर जॉब में हो तो रिजाइन कर दो. सबको समझ रहा है? इस पूरे आंसर का समरी क्या हुआ? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा, उसे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बरकरार रखते हुए हर हाल में अपने उस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश चाहिए. अगर कोशिश करता है, रिजॉल्व नहीं होता है, तो एंड में उसे क्या करना चाहिए? विड्रॉ करना चाहिए. बट अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देनी चाहिए. ये थियरी में लिखा है. प्रैक्टिकल में कितना होता है? यू ऑल नो. यस और नो? सो दैट इज द case, but yes, you must be aware of it. Important question है, और जो November 14 के students you can tick mark that question. It is an important question from exam point of view, I can say. Question number 9 जो दिया है, last question now before we go to the one or two simple questions on this. Question number 9 का meaning पढ़कर मुझे बोलो what it is. Just read that question and tell me the meaning. Meaning चाहिए मुझे proper. Understanding of the question is very important in ethics. हाँ बोलो तो अपन. एनी बॉडी. सेफगार्ड्स मतलब क्या? प्रोटेक्टिव मेजर्स. आप हेलमेट पहनते हो ना? नहीं पहनते हो, बात अलग है. बट जो लोग हेलमेट पहनते हैं टू व्हीलर पर, क्यों पहनते हैं? जो लंबे सफर पे जाते हैं टू व्हीलर पे एवरी नाउ एंड देन, ताकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. सेम वे यहां पर आपके एथिकल थ्रेट्स आप कभी फेस ना करो, इसके लिए क्या क्या सेफगार्डिंग मेजर्स और स्टेप्स लिए गए, इसका आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको पता चलेगा. यू ऑल आर गोइंग थ्रू इट. क्या लिखा? एक्सप्लेन द सेफगार्ड्स व्हिच मे बी क्रिएटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू ओवरकम वेरियस थ्रेट्स बाय अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल. क्या क्या सेफगार्डिंग स्टेप्स लिए गए? अब देखो आंसर में लिखा है, सेफगार्ड्स दैट मे एलिमिनेट or reduce the various threats to an acceptable level fall into two categories. पहला कैटेगरी क्या दिया? Safeguards created by profession, legislation or regulation. Into bracket आप लिखो that is by government oblique ICAI. ये जो safeguards है, ये किसने लाया है? गवर्नमेंट ने लाया है और हमारे इंस्टीट्यूट ने लाया है. ये लोग, आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, हमको पता चलेगा. फर्स्ट सेफगार्ड क्या दिया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? कंपनीज डिसीजन मेकिंग. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन देखा ना चैप्टर नंबर 2 में. मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. मतलब जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दे दी है, अकाउंटेबिलिटी दे दी है, और उसके काम को कंट्रोल किया जा रहा है. पता है सीए का भी काम का रिव्यू होता है, और उसे कहते हैं पीयर रिव्यू. क्या कहते हैं? हम जो भी ऑडिट करते हैं ना, उस ऑडिट का भी रिव्यू होता है, दूसरा सीए करता है. ये इंस्टीट्यूट ने कंपलसरी किया हो, उसे कहते हैं पीयर रिव्यू. 3 साल में एक बार हर सीए का रैंडमली कोई भी दूसरे शहर से या दूसरे गांव से एक सीए आएगा, और वो कैसे काम कर रहा है उसका पीयर रिव्यू होता है. अगर उस सीए का काम अच्छा नहीं है तो अपने आप क्या जाएगा? रिपोर्ट जाएगा. मतलब सीए का भी ऑडिट होता है. कीप दैट इन माइंड, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और इसलिए दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है. नंबर 2 क्या दिया है? प्रोफेशनल और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड
डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अगर कोई सीए अनएथिकल बिहेवियर करे तो उसके खिलाफ एक्शन लो, डिसिप्लिनरी एक्शन लो, अपने आप को क्या होगा, अनएथिकल बिहेवियर करने से रोकेगा अपने आप को। तो ये सेफगार्डिंग मेजर होगा। जब एक्शन का डर होगा तभी लोग नहीं बिहेव करेंगे ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है श्रीरामपुर में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके ऊपर एक बहुत डिसिप्लिनरी बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था। इनकम टैक्स का रिटर्न हम फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न जब फाइल करते हैं उसके साथ हम रिबेट क्लेम करते हैं। रिबेट में कई बार हम LIC, ये बाकी डिडक्शंस, चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी क्लेम होते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, LIC पॉलिसी का रिबेट और डिडक्शन क्लेम कर दिया इनकम टैक्स में क्लाइंट्स के। पॉलिसी क्लाइंट ने कभी लिया ही नहीं था। LIC के किसी दूसरे पर्सन के जो रिसिट्स थे नाम से, उसका जेरोक्स निकाला, उसके ऊपर व्हाइट लगाकर क्लाइंट का नाम लिखा और उसका जेरोक्स कॉपी इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ अटैच किया, बिकॉज आपको फोटोकॉपी अटैच करना होता है। और ऐसा वो कई सालों से कर रहे थे। क्लाइंट खुश था बिकॉज क्लाइंट का क्या बच रहा था, टैक्स बच रहा था। और इनके पास क्लाइंट क्यों आ रहे थे, बिकॉज ये टैक्स बचा कर देते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनका प्रैक्टिस बढ़ रहा था। अब किसी हितचिंतक ने इनका कंप्लेंट किया होगा, कुछ तो गड़बड़ है। इंस्टीट्यूट का एक पैनल, बॉडी प्रॉपर काउंसिल, सीक्रेट श्रीरामपुर में गया। एक क्लाइंट बन के एक व्यक्ति गया उनके पास, इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर में से क्लाइंट बन के, और उसने बताया कि मुझे इस तरह से टैक्स सेव करना है, क्या करना है बोलो। जैसे वो CBI और CID के लोग करते ना, वैसे काउंसिल ने किया। प्रॉपर एविडेंस लिया गया और उनके खिलाफ 3 साल तक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। 3 years ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द CA डिग्री। और उनको कहा गया था आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इक्वल नॉट। टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट उसका लिमिट होता है, अभी 60 लिमिट है, 45 60 बढ़ते जाता है लिमिट। नाउ टैक्स ऑडिट का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लिमिट करता है, जब 45 लिमिट था उस वक्त का एक इंसिडेंस है, पूना में एक CA थे, उनके पास 45 से ज्यादा टैक्स ऑडिट थे, कुछ 50 थे। अब ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करके इनकम टैक्स में फाइल करना होता है। उन CA ने सोचा मैं कितने रिपोर्ट पे साइन कर रहा हूं, किसको समझेगा, कौन चेक करता है। इंस्टीट्यूट उधर है दिल्ली में, इधर मैं इनकम टैक्स पूना में ये कर रहा हूं। उन्होंने 50 टैक्स ऑडिट पर रिपोर्ट पर साइन करके दे दिया। चार्टर्ड उनको रेस्ट्रिक्शन है 45 तक ही करना है, ये इसलिए रखा है ताकि आगे के जो है फ्रेश CAs को काम मिले, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेश CA से कराए। अब इन्होंने साइन करके भेजा, किसी हितचिंतक ने इंफॉर्मेशन दे दी, पूरा इनकम टैक्स से रिकॉर्ड निकाला गया, पता चला इन्होंने एक्सेस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन किए, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। मतलब इस तरह का जब एक्शन लिया जाता है तो सारे CA कम्युनिटी में इन्फॉर्म किया जाता है ताकि आगे कोई ऐसा इस तरह से अनएथिकल बिहेवियर होने से रोके। जो सेकंड दिया है वो मैंने आपको बताया। थर्ड आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो मैं आपको बोल रहा था, क्या दिया है, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री इनटू द CA बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये आप देख रहे हो। दशहरे के दिन भी सुबह सुबह 7 बजे आना पड़ रहा है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आओ मेरे भाई। उसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर CA बनना है, CPT इजी है, फिल्टरिंग कहां पे होता है, IPC में। तो जो दिया ना, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री इनटू द प्रोफेशन, 3 साल का आर्टिकलशिप, जो मैं आपको एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूं, ये अपने आप में एक सेफगार्डिंग मेजर है ना, यस और नो। नंबर 4 क्या लिखा है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। CA फाइनल में आएगा आपको ये। CA फाइनल में ऑडिट में हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करने हैं, प्रैक्टिस में हो या जॉब में हो, इसके एक प्रॉपर शेड्यूल दिया है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे आपके खिलाफ एक्शन होगा। आपने कभी CA के ऑफिस का बोर्ड देखा है? पूना में तो वो फॉलो नहीं होता है, बट नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफिस का जो बोर्ड है वो कितना लगाना है, कितने साइज का होना चाहिए भी फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कभी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट देखा है, आओ आओ मेरे पास ऑडिट कराओ, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। ये हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, नहीं तो 2-4 CA आ रहे एडवर्टाइज कर रहे, अलाउड नहीं है इस तरह से। वो दिया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सेफगार्डिंग मेजर्स, और उसके बाद क्या दिया, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था 30 आवर्स हर CA को क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है। तो ये एक सेफगार्डिंग मेजर है जिसमें उनको नए नए रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में अवेयर किया जाएगा, तो अनएथिकल बिहेवियर होने की चांसेस कम है। हमारे इंस्टीट्यूट ने एंड गवर्नमेंट ने जो 5 स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट का स्टेप क्या था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना। सेकंड स्टेप क्या दिया, प्रोफेशनल बोलो एक्शन, प्रोफेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन इंस्टीट्यूट लेना। नंबर 3 एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो आप लोग फेस कर रहे हो। नंबर 4 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। एंड नंबर 5
कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, ये हमारे इंस्टीट्यूट के सेफगार्डिंग मेजर्स हुए गवर्नमेंट के। अगर आप ऑडिटर हो या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां के एम्प्लॉयर ने क्या लेना चाहिए, जो नीचे दिया, रीड ऑन योर ओन। सेफगार्ड्स इन वर्क एनवायरनमेंट, ब्रैकेट में लिखो बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर। व्हाट इज द सेफगार्ड द एम्प्लॉयर मस्ट टेक? उसमें पहला क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स। सेकेंड, appropriate disciplinary process। नाउ पहला स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग समझो। इंटरनल कंट्रोल किसे कहते हैं, कोई बोलेगा? इंटरनल कंट्रोल, आपका आपके भाई बहन के साथ झगड़ा हो गया, आपको पता है उसकी शिकायत किसके पास करनी है? हाँ, मम्मी है, पापा, जो भी है। तब आने पे मैं तुझे बोलता हूं, मतलब इमीडिएटली उठाता है, नहीं नहीं मत बोल, व्हाई? यू हैव कंट्रोल ऑन हिम, यस और नो। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। जब कोई बिहेव करता है अनएथिकली, कोई ऑफिसर हो या कोई एम्प्लॉय हो, तो उसको अगर डर होगा कि मेरा काम कोई दूसरा व्यक्ति क्रॉस चेक करेगा, मैं इस तरह से बिहेव करूंगा, तो अपने आप वो अनएथिकल बिहेवियर नहीं करेगा। मतलब एम्प्लॉयर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का काम क्रॉस चेक करने के लिए इंटरनल कंट्रोल रखना है। अरे समझ रहा है कि नहीं? ये एक सेफगार्ड होगा। दूसरा सेफगार्ड क्या दिया है? डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, मतलब स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी है। नंबर 3, द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स एंड कंडक्ट प्रोग्राम। ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स एंड कंडक्ट प्रोग्राम, मतलब उसे खुद क्या करना है? कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना है, प्रोग्राम हर एक के लिए। एंड लास्ट क्या लिखा है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। लिसन केयरफुली। टाटा मोटर्स कंपनी बैंगलोर में भी है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज वर्किंग ओवर देयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ही इज an engineer come MBA, and every day what he says me, I am really shocked when I heard from him. टाटा मोटर्स कंपनी इस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। एवरी डे वो कंपनी में जब जाता है, वो काम कुछ नहीं करता है। ही हैज हिज लैपटॉप, पाम टॉप इन हिज हैंड। वो हर डिपार्टमेंट में जाता है, हर एक एम्प्लॉय जो वहां पर काम कर रहा है उसके नाम के साथ उसके पाम टॉप में ये आता है कि उसका क्या क्या काम है और क्या वो जो काम दिया गया उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं, ऑब्जर्व करना है उसे सिर्फ, और सिर्फ यस नो में आंसर उधर टिक करना है। एंड ऑफ द डे हर एम्प्लॉय का रिपोर्ट बनता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, और एज पर द स्टैंडर्ड्स वो अगर काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को कुछ नहीं कहा जाता है। सेम डे अगर पता चला रिपोर्ट आने पर कि एम्प्लॉय ने जो काम उसे दिया गया था जिस तरह से वो नहीं कर रहा था, जब ऑब्जर्व किया गया, एम्प्लॉय को सेम डे वार्निंग दिया जाता है। तुम्हें ऑब्जर्व किया था आज चुपचाप से और तुमने उस तरह से स्टैंडर्ड के अनुसार काम नहीं किया है, फर्स्ट वार्निंग। मतलब देखो, जब वो एम्प्लॉय कंपनी में आता है उसको जिस तरह से काम बताया गया उस तरह से वो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, फर्स्ट वार्निंग। सेकेंड बार फिर से रिपोर्ट बनाकर भेज दिया था, सेकेंड वार्निंग। फिर भी अगर नहीं हुआ, थर्ड वार्निंग दिया नहीं था, सीधा फायर, रेजिग्नेशन लेटर, या फिर उसको रिवोक करना है, निकालना है, रिमूवल लेटर, सस्पेंशन लेटर आ जाता है हाथ में। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या लिखा है वहां पर देखो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर, मतलब वॉच द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। मॉनिटर मतलब वॉच द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। प्राइवेट सेक्टर में हायर एंड फायर सिस्टम में आप परफॉर्म करोगे तो टिकोगे, वरना यू आर फायर्ड। गवर्नमेंट में उल्टा है, हाँ, नहीं परफॉर्म करोगे तो टिकोगे, परफॉर्म करोगे तो ट्रांसफर, सिंपल। बट एनीवेज वी आर टॉकिंग ऑफ द सेफगार्ड्स इन वर्क एनवायरनमेंट, दैट इज फॉर प्राइवेट सेक्टर। लिसन, क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। डोंट बी इन हरी, आई नो वी हैव गॉन इन डेप्थ डिस्कशन, बट ये डिस्कशन का इंटेंशन क्या था, घर में जब आप पढ़ोगे इट शुड बिकम वेरी इजी फॉर यू। जो सेफगार्ड्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट लाती है और एम्प्लॉयर लाएगा, ये दोनों हमने देख लिया। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चंस में आप देखना नीचे, जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दो क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अभी भी पेंडिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 विल बी आवर डिस्कशन टुमारो। चैप्टर नंबर 5, सॉरी, अरे ना, मैं वो जो बोल रहा हूं, क्वेश्चन जो दिए ना 1 to 6, उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा पेंडिंग है। वो जो 6th और 7th है उसके डिस्कशन भी पेंडिंग है, बट वो किसके ऊपर बेस्ड है वो तो पता है ना,
तो टुमारो क्वेश्चन नंबर 5 6 जो इंपॉर्टेंट वो हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर से रिलेटेड।